हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको आपके आईबीपीएस बैंक पीओ प्री एग्ज़ाम के लिए एक मॉडल पेपर पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। और आपके ये रियल एग्ज़ाम की तरह ही है, उसमें भी 30 क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश के, और इसमें भी 30 क्वेश्चन है और डिफरेंट सेक्शंस को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो एग्ज़ाम से पहले आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, इससे प्रिपरेशन आपकी पूरी हो जाएगी और एक कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह आपके लिए काम करेगा। तो इसलिए इस मॉडल पेपर को पूरा एंड तक देखिए, बीच में स्किप मत करिए और देखिए किस तरीके से मैं इसको सॉल्व करता हूँ, किस तरीके से लॉजिक और ट्रिक्स इसमें अप्लाई करके इसको जल्दी से जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बेस्ट स्ट्रेटजी थोड़ी सी बता देता हूँ मैं आपको कि स्ट्रेटजी आपकी बेस्ट होनी चाहिए इंग्लिश में कि सेंटेंस करेक्शन वाला पार्ट और क्लोज टेस्ट वाला पार्ट सबसे पहले करिए, क्योंकि इसको आप हैंडल कर सकते हैं और इसमें अच्छे मार्क्स आप डेफिनेटली स्कोर कर सकते हैं। और उसको आप बाद में करिए यदि आपको टाइम मिलता है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को तो वैसे करना ही नहीं है, मेंस में आप कर सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को, क्योंकि इसमें यदि आप करते हैं प्री में, और प्री पूरी तरीके से क्वालिफाइंग है, इसका मेरिट में इसके मार्क्स नहीं जुड़ते। तो इसलिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को छोड़ के दूसरे सेक्शन आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरे सेक्शन आप जो कर रहे हैं उसमें 100% श्योरिटी के साथ ही आप आंसर लगाइए। 10-12 जो आंसर आप लगा रहे हैं जिसमें आप 100% श्योर हैं उन्हीं के आंसर लगाइए, और थोड़ा सा भी डाउट है तो उसको आपको छोड़ना है, और यही आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस मॉडल पेपर को। आप ध्यान से देखिए, इसमें 30 क्वेश्चंस हैं और एग्जैक्ट इसी तरीके से आपका आईबीपीएस बैंक पीओ का पेपर आएगा जो 22, 23 और 27 अक्टूबर को है। डिफरेंट एस्पिरेंट्स उसको दे रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये है आपका मॉडल पेपर, यहाँ से शुरू हो गया इंग्लिश का। ये है पार्ट 1 और इसमें स्पॉटिंग एरर्स के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इन ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टडी अ टीम ऑफ साइंटिस्ट्स have tried to grow new stem cells in the ear that gets damaged with the age। देखिए, इसमें एग्जाम में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि जैसे ही आपको पता पड़ता है कि यहां पर इसमें एरर है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, तुरंत उसी आंसर को आपको लगाना है। पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरा सेंटेंस तभी पढ़ना है जब आपको वो सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा हो, नहीं तो ये बहुत ही आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और कर नहीं पाएंगे आप उसको। तो अब देखिए, पूरा सेंटेंस मत पढ़िए इसको। अ टीम ऑफ अ साइंटिस्ट, अब यहां पे क्या लगा हुआ है, यहां पे हैव लगा हुआ है, लेकिन हैव किसके लिए जुड़ा हुआ है? यहां पर स्टूडेंट क्या सोचेंगे कि साइंटिस्ट के साथ हैव जुड़ा हुआ है, लेकिन साइंटिस्ट नहीं है यहां पर सब्जेक्ट। यहां पर सब्जेक्ट है अ टीम ऑफ साइंटिस्ट, और टीम जो है वो सिंगुलर है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ये वाला जो पार्ट है ये एरोनियस पार्ट है, और यहां पर हैव के स्थान पर आएगा हैज, और आपका आंसर होगा इसमें बी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जल्दी जल्दी एरर लगाना है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और जैसे ही वो पिक करें आप उस एरर को, उसको आपको टिक मार्क करके उसको आपको आगे बढ़ना है। इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए, और मैं थोड़ा सा वेट करूंगा जब तक आप अपना आंसर उसमें देख लीजिए। ठीक है, और एंड में आप जितने भी आंसर आपके आ रहे हैं उनको आप जोड़ के आप अपना स्कोर भी बता सकते हैं, कितना आपका स्कोर बन रहा है। यदि आपका गलत हो रहा है तो 0.25 उसमें से माइनस आप कर दीजिए, और यदि आपका वो सही हो रहा है तो उसमें 1 करते जाइए। ठीक है, जैसे 3 क्वेश्चन आपके सही हुए तो 3 नंबर हो गए आपके, और चौथा क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो 0.25 उसमें से माइनस कर दीजिए, तो 2.75 आपका स्कोर हो जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं, इससे आपका एक प्रैक्टिकल आपका पूरा असेसमेंट हो जाएगा एग्जाम से पहले, और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए, और पहले आप उनको सॉल्व करिए, उसके थोड़ी देर बाद मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा। और यदि आपका आंसर सही है तो एक अपने आप को मार्क्स आप दीजिए, और यदि गलत है तो पूरी ईमानदारी के साथ 0.25 उसमें से माइनस करिए, और इस तरीके से आपका पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इसमें है आपका आंसर बी, क्योंकि हैव नहीं आएगा, वहां हैज आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो आपका सिंगुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द थर्ड सेशन ऑफ द पॉपुलर टेलीविजन शो विल एंड्स, इसमें विल के बाद एंड्स नहीं आएगा, क्योंकि एंड्स हम जो लगाते हैं वो हम लगाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं है, ये है फ्यूचर टेंस। इसलिए फ्यूचर टेंस में हम एंड्स, फ्यूचर टेंस में हम वर्ब में एस नहीं लगाते। तो ये वाला पार्ट इसमें गलत है, और इसका आंसर होगा आपका बी। तो यदि आपका आंसर सही है तो अपने आप को 1 नंबर दीजिए, अदरवाइज 0.25 का मार्क्स दीजिए। मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, आप पहले उसको देख लीजिए कहां पर आंसर है। ठीक है, जैसे ये सेंटेंस है, आप पढ़िए इसको और पूरा इसका आंसर बताइए कहां पर इसमें एरर है। द वेबसाइट विच डज नॉट एक्सेप्ट एडवर्टीजमेंट एंड इज फंडेड इंटायरली बाय डोनेशंस describes itself as the 5th most popular website on the planet। तो इस सेंटेंस को आप पढ़ लीजिए
और 10 सेकंड में दे रहा हूं आपको, 10 सेकंड में इसका आंसर आप बताना है आपको। आपका आंसर सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिए इस सेंटेंस को एक बार और फिर इसका आंसर आप बताइए। एक बार आराम से पढ़ लीजिए इसको। द वेबसाइट विच डजंट एक्सेप्ट एडवर्टीजमेंट एंड इज फंडेड इंटायरली बाय डोनेशंस डिस्क्राइब्स इटसेल्फ एज द 5th मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट ऑन द प्लैनेट। तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ये नो एरर सेंटेंस है। इसमें आपका आंसर होगा ई। सारे आंसर आप लिखते जाइए अपने, और जितना भी आपका स्कोर बनता है मुझे कमेंट में लिख के प्लीज जरूर बताइए कि आपका कितना स्कोर बना है। 10 बना है, 12 बना है, 3 बना है, 4 बना है, जितना भी आपका स्कोर बना है, 15, 18, जितना भी आपका स्कोर बना है वो मुझे कमेंट में लिख के प्लीज जरूर बताइए, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 मॉडल पेपर का। इसको आप पढ़ लीजिए आराम से और इसको सॉल्व करके बताइए कहां पर इसमें आंसर है, सॉरी कहां पर इसमें एरर है और क्या इसमें आंसर है। As sharing crime statistics for the year 2011, the commissioner admitted that there had been an undue delay in the setting up of an anti-narcotics cell. ठीक है, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, 10 सेकंड में आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर आप बताइए कहां पर इसका आंसर है, और फिर मैं अपना आंसर दूंगा और उससे आप इसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, सारे पार्ट्स आप आराम से पढ़िए और इसका आंसर बताइए, ठीक है। तो आपका टाइम जो है खत्म हो गया, और इसमें जो एरर है वो ए वाले पार्ट में एरर है, क्योंकि एज के बाद हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते, एज के बाद हम सेंटेंस लगाते हैं। एज आई वॉज रिटर्निंग, एज आई वॉज कमिंग बैक, इस तरीके से आईएनजी फॉर्म से पहले यहां पर हम लगाते हैं वाइल, ठीक है। वाइल आईएनजी फॉर्म से पहले वाइल लगता है, एज के बाद सेंटेंस लगता है। तो यहां सेंटेंस नहीं है, आईएनजी फॉर्म है, इसलिए यहां एज की जगह यहां पर आएगा वाइल, और आपका आंसर होगा इसमें ए। तो यदि आपका आंसर ए है तो 1 नंबर दीजिए, अदरवाइज 0.25 दीजिए। वाइल शेयरिंग क्राइम स्टैटिस्टिक्स, इस तरीके से सेंटेंस पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द कंपनी एम्स टू, इसको आप देख लीजिए पूरे सेंटेंस को और बताइए इसमें कहां पर एरर है। आपको बन रहा है अगर तो उसको नंबर दीजिए, नहीं तो छोड़िए उसको। जैसे सेम इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। यदि आपको एकदम कॉन्फिडेंट है कि आपको ये आंसर है तो उसका आंसर दीजिए, गैस वर्क मत करिए। यदि आपको लग रहा है कि इसका आंसर आपको नहीं पता तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं, 10 सेकंड में आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, बताइए किस पार्ट में एरर है इसमें। ठीक है, मैं थोड़ा सा रुक जाता हूं, अब आप देख लीजिए इसमें किस पार्ट में एरर है। तो अब मैं इसका आंसर बता रहा हूं आपको, आपका टाइम खत्म हो गया है। ऑन द बैक ऑफ ए, यहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट की जगह होगा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट लाइन होगा, और आपका आंसर होगा इसमें डी, क्योंकि यहां पर कोई रेफरेंस नहीं दिया हुआ है कि उनका प्रोडक्ट जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोडक्ट है। यदि अगर ऐसे होता कि अवर प्रोडक्ट आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन द मार्केट, मतलब इस तरीके का कोई रेफरेंस होता तो आप स्ट्रॉन्गेस्ट बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि यहां पर कोई रेफरेंस नहीं है तो इसलिए आप बोलेंगे ऑन द बैक ऑफ ए स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर होगा डी। तो यदि आपका सही है तो 1 नंबर दीजिए, गलत है या आपने नहीं किया है तो कोई मार्क्स नहीं, और अगर गलत किया है तो 0.25 माइनस करिए उसमें से। द वुमेन दैट हैड किडनैप्ड अ चाइल्ड हैज नाउ बीन, इसको आप पढ़ लीजिए सेंटेंस को, और मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं। इस सेकंड पूरा सेंटेंस पढ़िए आप इसको आराम से। एप्रीहेंडेड का मतलब होता है गिरफ्तार करना, ठीक है, और किडनैप का मतलब उसको चुरा लेना, उसको किडनैप कर लेना। आराम से पूरा सेंटेंस पढ़िए और उसके बाद इसका आंसर बताइए कहां पर इसमें एरर है। द वुमेन दैट हैड किडनैप्ड अ चाइल्ड हैज नाउ बीन एप्रीहेंडेड एंड इज बीइंग हेल्ड इन सिटीज जेल। तो जो भी आपका आंसर है आप उसको कॉपी में लिखिए और मुझे बताइए क्या आंसर है इसका, ताकि मैं आपको अपना आंसर बताऊं और आप उसको टैली करिए। इसका आंसर है ई, नो एरर सेंटेंस है, इसमें किसी भी पार्ट में कोई एरर नहीं है। ये नेक्स्ट सेंटेंस है, इसको पढ़िए आप। The minister will have a tough task on his hands where the different recommendations for this year's rate reach his desk. तो 10 सेकेंड्स में दे रहा हूं आपको, इसको आप पढ़िए जल्दी से और इसका आंसर बताइए कहां पर इसमें एरर है, और नहीं है तो बताइए इसमें। The minister will have a tough task on his hands, ठीक है। ये दोनों ही इसमें जो क्लॉजेज हैं वो फ्यूचर के क्लॉजेज हैं, और इसमें यह बोला जा रहा है कि जब रिकमेंडेशंस मिनिस्टर की टेबल पर पहुंच जाएगी तो मिनिस्टर को उसको एनालाइज करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस में गलती बताइए आप, आपके अकॉर्डिंग कहाँ पर है, और इसमें आपका जो आंसर है वेयर की जगह इसमें आएगा वैन,
क्योंकि वेयर का यहाँ पर कोई काम नहीं है। हम बोल रहे हैं कि जब रिकमेंडेशंस के जो रेट हैं मिनिस्टर की टेबल पर पहुंच जाएंगे तो उनको उसको एनालाइज करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो व्हेन यहाँ पर आएगा, वेयर नहीं आएगा, और आपका आंसर होगा इसमें सी। ये सेंटेंस है नेक्स्ट मॉडल पेपर का। आफ्टर ए कंप्लेंट वाज फाइल्ड द पुलिस टीम्स वाज गिवन। इसमें आप बताइए कहाँ पर एरर है, जल्दी से पढ़िए और इसका आंसर बताइए कहाँ पर एरर है। थोड़ा तेजी से आपको काम करना है, तेजी से आपको दिमाग चलाना है और इसका आंसर आप बताइए। ठीक है, क्या आंसर है आपका इसमें? इसमें यदि आपका आंसर बी है तो आपका आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पर टीम्स के साथ यहाँ पर वर आएगा, वॉज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये है आपका मॉडल टेस्ट। अब ये पार्ट टू शुरू हो गया मॉडल पेपर का। इसमें ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, एक सेंटेंस दिया हुआ है ऊपर और सेंटेंस का एक पार्ट इसमें अंडरलाइन है। ठीक है, वो है इडियम, और इडियम का मीनिंग क्या है उसमें ए बी सी डी ई ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको आंसर अपना बताना है, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा आपको और उसके बाद टैली करना है। फैक्ट्स स्पोक लाउडर देन वर्ड्स एट द कंपनी मीटिंग वेयर द डायरेक्टर ट्राई टू पेंट अ रोजी पिक्चर ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ। क्या आंसर है इसका? इसको आप आराम से पढ़िए और इसका आंसर बताइए, क्या आंसर आपका निकल रहा है, और फिर मैं आपको इसका आंसर देता हूं। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या क्या आपका आंसर है। इसको सॉल्व करने की ट्रिक ये है कि आपको मेन चीज समझना है। देखिए, फैक्ट स्पोक लाउडर देन वर्ड्स। देखिए, डायरेक्टर ने एक रोजी पिक्चर बनाने की कोशिश की मीटिंग में मतलब रोजी पिक्चर का मतलब यह है कि रियलिटी से ऊपर, रियलिटी को एग्जेजरेट करने की कोशिश की, जो रियलिटी है उससे बचते हुए कुछ और बताने की कोशिश की, जबकि वैसा नहीं है। मतलब कंपनी की कंडीशन वैसी नहीं है, लेकिन वो एक रोजी पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं, एक अट्रैक्टिव पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा ये बी होगा इसका आंसर। द कंपनी वॉज नॉट डूइंग वेल फाइनेंशियली डिस्पाइट द डायरेक्टर सेइंग अदरवाइज। मतलब डायरेक्टर कुछ और बोल रहा है, लेकिन कंपनी की फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो अच्छी नहीं है। मतलब ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ रोजी पिक्चर। ठीक है, तो फैक्ट्स स्पोक लाउडर देन वर्ड्स, मतलब वो वर्ड्स कुछ और बोल रहा है, लेकिन फैक्ट्स जो हैं वो स्ट्रांग हैं, वो लाउडर हैं वर्ड्स से। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, बाय इनिशिएटिंग द फाइट विद साक्षी इन ऑफिस, काजल हैड किल्ड द गूज दैट ले द गोल्डन एग। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या है। आप आराम से पढ़िए और इसका आंसर बताइए क्या है इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद मैं 10 सेकंड के बाद आपको आंसर बताता हूं इसका, और अब मैं बता रहा हूं इसका आंसर, बस इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए। इसका आंसर है आपका बी। मतलब जो सोने के अंडे देने वाली जो मुर्गी थी, उस काजल ने साक्षी से लड़ाई करके वो सोने देने वाली अंडी थी, सोने के अंडे देने वाली जो मुर्गी थी उसको मार दिया। इसका मतलब ये है कि साक्षी हो सकता है वहाँ पर उसकी सुपीरियर हो, या उस ऑफिस में काजल की कोई बॉस हो। तो यदि आप अपने बॉस से लड़ाई करेंगे तो आपके आगे बढ़ने के जो चांसेज हैं, जो सक्सेस मिलने के चांसेज हैं, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए इसका यही मतलब है और इसका आंसर होगा आपका बी। काजल हैड रूइंड हर चांसेस ऑफ सक्सेस, ये इसका मतलब है और इसमें आंसर होगा आपका बी। ठीक है, ये क्लोज टेस्ट शुरू हो गया आपका, ये मॉडल पेपर चल रहा है आपका, क्लोज टेस्ट शुरू हो गया, इसको भरिए आप जल्दी जल्दी, आंसर बताइए मुझे क्या इसके आंसर निकल रहे हैं। देखिए, फर्स्ट में ओवर द वर्ड दिया है, तो ओवर द वर्ड से पहले मैं क्या लगाऊंगा, ऑल ओवर द वर्ड हम बोलते हैं। ठीक है, तो पहले में ए आएगा, ऑल ओवर द वर्ड राइट्स रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑलरेडी लीगली रिकॉग्नाइज्ड एंड डेली बीइंग वायलेटेड। अब 12वें में आंसर बताइए क्या है आपका आंसर। इन द नेम ऑफ इकोनॉमिक एडवांसमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और फॉर पर्सनल ग्रीड एंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप इसमें आंसर बताइए क्या है आपका आंसर 12वें में, फिर मैं आपको बता रहा हूं इसमें। इन द नेम ऑफ इकोनॉमिक एडवांसमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और फॉर पर्सनल ग्रीड एंड इंटरेस्ट। देखिए, इसमें ऑप्शन है आपके पास स्कैर्सली, वेदर एंड, क्रिएटेड एंड वेंट, और इसमें आंसर होगा इसका वेदर। वेदर इसलिए आएगा इसमें क्योंकि आगे देखिए और दिया हुआ है इसमें, ये आगे और दिया हुआ है, और वेदर और का एक जोड़ी होती है, जैसे ईदर और नीदर नॉर की जोड़ी होती है, उसी तरीके से वेदर और की जोड़ी होती है। तो इस लॉजिक के हिसाब से यहाँ पर वेदर आएगा। तो इसमें अब यदि आपका आंसर ये है वेदर, तो आप 1 नंबर दीजिए, अदरवाइज 0.25। वायलेशन ऑफ दीज राइट्स हैव न्यू प्रॉब्लम्स, तो न्यू प्रॉब्लम के साथ क्या वर्ड आएगा यहाँ पे, अपना आंसर बताइए आप। 13 में क्रिएटेड, वेंट, प्रेशराइज, रिजन, स्टॉप्ड। प्रॉब्लम्स को हम हमेशा क्रिएट करते हैं, तो यहां पर होगा आपका क्रिएट आंसर, ए इसमें आपका आंसर है। इन ह्यूमन सोशल सिस्टम सच एज द डिजिटल डिवाइड, मैं आपको इसका मतलब नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा।
मैं आपको केवल इसको ब्रीफ बता रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या आएगा, पीपल्स लाइफ, यहाँ पर दिया है लोगों की जिंदगी, और यहाँ पर दिया हुआ है हैव, तो यहाँ पर केवल अफेक्टेड वर्ड ही आ सकता है और कोई वर्ड नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपका अफेक्टेड, और कोई वर्ड नहीं आएगा इसमें। यदि आपका आंसर सी है तो सही है, पीपल्स लाइफ इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें यह बताया है कि जो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो राइट्स हैं उसका वायलेशन हो रहा है और उसको किस तरीके से लोग गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। थ्रेट्स टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेशनल इंटरेस्ट अराइजिंग फ्रॉम द यूज़ ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट का यूज़ करके लोग जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको अटैक कर देते हैं। जैसे ताज पर जो अटैक हुआ था, आपको पता होगा। तो 16 में क्या आएगा आप बताइए, यहाँ पर आंसर क्या है आपका, फिर मैं बताता हूँ आपको। 10 सेकेंड्स में दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फर्दर, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक को चेंज कर रहे हैं कि इंटरनेट के मिस यूजेस क्या क्या हैं वो बता रहे हैं यहाँ पर। तो मतलब यहाँ से एक तरह से टॉपिक चेंज कर रहे हैं, और मतलब उसके यूजेस जो पिछली वाली स्लाइड में बताए हैं वो भी हैं मिस यूजेज उसके, और ये भी हैं। तो फर्दर मतलब उसको आगे एक्सटेंड कर रहे हैं उस एक्सप्लेनेशन को। ठीक है, फर्दर थ्रेट्स टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेशनल इंटरेस्ट अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ द इंटरनेट फॉर क्रिमिनल एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज आर ऑफ ग्रोइंग। अब 17 में क्या आएगा बताइए, आपका आंसर क्या है, आर ऑफ ग्रोइंग पैटर्न मैटर नेचर इंपॉर्टेंट एंड कंसर्न। ठीक है, तो इस तरह के जो थ्रेट्स हैं वो ग्रोइंग नेचर के हैं, वो बढ़ रहे हैं मतलब। तो यहाँ पर आएगा नेचर। द हार्म इनकर टू बिजनेसेस गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स इन दोज कंट्री इन विच द इंटरनेट इज यूज्ड। इंटरनेट इज यूज्ड, इसमें क्या आंसर है आपका 18 में, इंटरनेट इज यूज्ड। यहाँ पर आपका आंसर होगा वाइडली। ठीक है, ऐसी कंट्री जहाँ पर इंटरनेट का यूज़ बहुत वाइडली होता है इज गेनिंग 19 में बताइए क्या है आपका। 19 में यहाँ पर आएगा कि इंटरनेट का यूज़ वहाँ पर उसका इंपॉर्टेंस भी बढ़ रहा है और स्कोप भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आएगा स्कोप। ठीक है, अगर इंटरनेट का इस तरीके से यूज़ होता रहा तो गवर्नमेंट सर्विसेज, हेल्थ केयर, ट्रेड एंड बैंकिंग यूजर्स स्टार्ट लूजिंग वॉट। अगर इस तरह से होता रहा, नेगेटिव होता रहा, तो जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने वाले जो कस्टमर्स हैं वो क्या चीज़ लूज कर देंगे, वो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा आपका कॉन्फिडेंस। ये आपका क्लोज टेस्ट पूरा सॉल्व हो गया। अपने मार्क्स आप देख लीजिए कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं। अब आगे चलते हैं, ये पैराजंबल शुरू हो गया। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करिए। 6 सेंटेंस दिए हुए हैं, इसको आप सॉल्व करिए 10 सेकेंड्स में, और मैं फिर आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। ये है आपका फर्स्ट सेंटेंस, सेकेंड, थर्ड और आपका फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। इसको आप सॉल्व करिए, मैं आपको इसको फिर सॉल्व करके बताता हूँ क्या इसका आंसर हो सकता है। क्या फर्स्ट सेंटेंस होगा, क्या सेकंड सेंटेंस होगा, ये थोड़ा सा बताइए आप। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसको। देखिए, कोई भी सेंटेंस कभी भी प्रोनाउन से शुरू नहीं होता है, हमेशा नाउन से शुरू होता है। तो जितने भी सेंटेंसेस में प्रोनाउन लगा हुआ है उसको आप अलग हटा दीजिए, वो सेंटेंस फर्स्ट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर ये दीज लगा हुआ है, ये फर्स्ट नहीं होगा। यहाँ पर दे लगा हुआ है, ये फर्स्ट नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये प्रोनाउन लगा हुआ है, फर्स्ट नहीं होगा ये सेंटेंस। यहाँ पर प्रोनाउन लगा हुआ है, फर्स्ट नहीं होगा। यहाँ पर ये प्रोनाउन लगा हुआ है, फर्स्ट नहीं होगा। तो फर्स्ट सेंटेंस निकल के आ गया आपका ई। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस निकल के आ गया आपका ई। तो of the nearly 200 million children in the age group between 6 and 14 years, more than half do not complete 8 years of elementary education। इसमें ये बता रहे हैं कि 200 मिलियन जो चिल्ड्रन हैं 6 से 14 साल की एज के, उनमें से आधे से ज़्यादा अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन भी पूरी नहीं करते। ठीक है, तो एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो ड्रॉप आउट कर देते हैं बीच में। देखिए, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस आपस में मैंडेटरी पेयर बन रहा है इनका, क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हो रही है। और एलिमेंट्री एजुकेशन वो क्यों नहीं पूरी कर पाते? क्योंकि वो ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो ई के बाद आपका डी जो है उसका आपका मैंडेटरी पेयर बन जाएगा। ठीक है, दे ईदर नेवर इनरोल और दे ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल एट डिफरेंट स्टेजेस ड्यूरिंग दीज 8 ईयर्स। ठीक है, तो इसमें आपको ये बता दिया कि जो बच्चे अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाते वो क्यों नहीं कर पाते। पहले इसमें बताया है, एक फैक्ट दिया है, उस फैक्ट को यहाँ पर जस्टिफाई किया है।
और उसके बाद जब हम पहले पॉइंट में ये ले रहे हैं कि किन बच्चों की एजुकेशन पूरी नहीं हो पाती, तो नेक्स्ट सेंटेंस में हम क्या लेंगे? नेक्स्ट सेंटेंस में ऑब्वियसली ये वाला सेंटेंस आ जाएगा, क्योंकि इस सेंटेंस में हम बता रहे हैं कि जो बच्चे अपनी एजुकेशन पूरी कर पाते हैं, ठीक है, ऑफ दोज हु कंप्लीट 8 years ऑफ स्कूलिंग द अचीवमेंट लेवल्स ऑफ ए लार्ज परसेंटेज इन लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स इज अनएक्सेप्टेबली लो। ठीक है, समझ में आया आपको? तो इसलिए इसके बाद इसमें हम लगा देंगे एफ। पहले हमने बताया कि जो बच्चे एजुकेशन पूरी नहीं कर पाते, कितने साल के हैं, क्यों नहीं कर पाते, वो रीजन बताया है। उसके बाद जो पूरी कर पाते हैं उनका जो अचीवमेंट लेवल है वो बहुत कम है। ठीक है, तो इसके बाद आपका EDF आ जाएगा। अब देखते हैं कौन सा सेंटेंस बनेगा इसमें। अब देखिए इसमें इट इज नो वंडर दैट ए मेजॉरिटी ऑफ दोज एक्सक्लूडेड एंड लो अचीवर्स केम फ्रॉम द मोस्ट डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द कंट्री। देखिए इस वाले सेंटेंस में हमने किसकी बात की है? इस वाले सेंटेंस में हमने अचीवमेंट की बात की है। ठीक है, और इस वाले सेंटेंस में भी अचीवर आ रहा है वर्ड, तो इसका मतलब ये वाले सेंटेंस का रेफरेंस ये वाले सेंटेंस से मिल रहा है। तो इसके बाद आपका ए आ जाएगा सेंटेंस। ठीक है, तो इसके बाद आपका ए आ जाएगा। ठीक है, इट इज नो वंडर दैट ए मेजॉरिटी ऑफ दीज एक्सक्लूडेड एंड लो अचीवर्स कम फ्रॉम द मोस्ट डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो पहले वाले सेंटेंस में इसमें चिल्ड्रन की बात की है, तो इसलिए इसमें दे आर प्रिसाइजली दोज हु आर सपोज टू बी एम्पावर्ड थ्रू एजुकेशन। चूंकि ये लो अचीवर्स हैं तो हम इसको एम्पावर कैसे करेंगे? पहले हम ये बताएंगे कि वो लो अचीवर्स हैं, तभी तो हम एम्पावरमेंट की बात करेंगे। तो इसके बाद फिर आपका ये बी सेंटेंस जुड़ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका सी आ जाएगा, क्योंकि सी में हम ये बता रहे हैं कि आज की तारीख में जो पॉलिटिकल कॉन्शसनेस है वीक लोगों को एम्पावर बनाने की, वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये आपका ग्रुप बन गया EDF ABC। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। EDF ABC के बेस पे अब आप आंसर दे दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द थर्ड सेंटेंस? थर्ड है आपका EDF। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है आपका E, ये आंसर हो गया। सेकंड कौन सा है? सेकंड सेंटेंस में देख लेता हूँ एक सेकंड। ED है सेकंड सेंटेंस, तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया 5। और अब आप देखिए नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस कौन सा है आपका? फोर्थ सेंटेंस है आपका A, तो यहां पर आपका आंसर हो गया फर्स्ट। और विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फिफ्थ सेंटेंस? फिफ्थ सेंटेंस कौन सा है आपका? EDFAB, बी है आपका फिफ्थ सेंटेंस, तो ये है आपका, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम देखते हैं, ये है आपका फिलर्स है ये, तो फिलर्स के बेस पे आप इनको भरिए। आप अपना आंसर बताइए, फिर मैं बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मेडिकल टीचर सेड दैट द मैनेजमेंट हैड कंटिन्यू टू रिमेन टू देयर कॉज लीडिंग टू द स्ट्रेचिंग ऑफ देयर स्ट्राइक। तो इसका आप आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसमें क्या करना है आपको, ऐसे दो वर्ड बताना है जो फिट हो सकें इस वाले फिलप्स में। ठीक है, मतलब दोनों ही वर्ड यदि आप लगाए हैं तो दोनों ही वर्ड का सही मीनिंग निकले और वो सेंटेंस आपका सही हो जाए। तो इसके लिए मैं 10 सेकेंड आपको दे रहा हूँ, इसका आप आंसर बताइए क्या होगा। मेडिकल टीचर सेड दैट द मैनेजमेंट हैड कंटिन्यू टू रिमेन, अब टू आ रहा है आखिरी में इसमें टू आ रहा है, तो इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, आप अपने आंसर से मिला लीजिएगा इसको। तो टू देखिए, इन दोनों वर्ड्स के बाद टू आता है, इंडिफरेंट और एपैथेटिक। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ आपका आंसर होगा, मतलब थर्ड और फोर्थ मतलब आपका आंसर होगा सी। ठीक है, तो इससे आप मिला लीजिए इसको। और अब आप नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। द पेरेंट्स हैड अप्रोच द हाई कोर्ट to the government order after their children who passed UKG were denied admission by a school. तो the parents had approached the high court to, मतलब पेरेंट्स हाई कोर्ट जाएंगे, किस लिए जाएंगे? पेरेंट्स हाई कोर्ट इसलिए जाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिया है वो इसको कैंसिल कर सकें। तो कैंसिल के लिए आपको वर्ड चाहिए। कैंसिल के लिए एक तो क्वेस होता है वर्ड, और एक होता है एनुअल। ठीक है, एनुअल देख लीजिए आप इसको। और फोर्थ और फिफ्थ आपका आंसर होगा इसमें, फोर्थ और फिफ्थ इसमें आपका आंसर होगा इसमें डी। ठीक है, ये 27 क्वेश्चन हो गए। ये है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट।
तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का बताइए, आप इसको पढ़िए और उसके बाद आंसर बताइए अपना। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मेड इट क्लियर दैट टाइम क्या होगा इसमें आंसर आप बताइए। पास्ट सिंपल टेंस है और पास्ट सिंपल टेंस के साथ एक पास्ट कंटिन्यूस टेंस लगाया है। तो इसमें आप अपना आंसर बताइए, उसके बाद फिर अपना आंसर बताता हूं। तो इसमें आपका आंसर होगा डी। ठीक है, वाइल द वॉर ऑफ द जनरल रेज ऑन समवेयर इन स्मॉल टाउन इंडिया वंडरफुल थिंग्स आर हैपनिंग क्वाइटली एंड माइनस फैनफेयर। इसमें मतलब इसका सेंटेंस का मतलब ये है कि जब जनरल्स के बीच में लड़ाई चल रही है तो उसी समय इंडिया में एक छोटे से गांव में एक फैन फेयर चल रहा है। इस सेंटेंस का ये मतलब है। तो इसमें आप अपना आंसर बताइए। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, फिर मैं अपना आंसर बताता हूँ। इसमें क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है इसलिए इसमें आपका आंसर होगा रेजेज ऑन। नेक्स्ट बताइए, अकॉर्डिंग टू WWF द स्मॉल आइलैंड नेशन ऑफ समोआ वाज द फर्स्ट इन स्विच ऑफ इट्स लाइट फॉर अर्थ। अपना आंसर बताइए इसमें, फिर आपको अपना आंसर बता रहा हूं। इसमें आपको 10 सेकेंड्स दे रहा हूं और इसमें आपका आंसर होगा ए। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन हो गए। आप अपना आप एग्री जोड़ लीजिए अपना जितने भी आपके आंसर्स बने हैं और मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आपका एडिशन, आपका जो योग बना है, आपका जो स्कोर बना है वो कितना बना है, और मैं उसको एनालाइज करके आपको बताऊंगा डेफिनेटली कि आपके लिए ये कैसा रहेगा। ठीक है, तो ये मेरी कुछ लिंक्स हैं, आप डेफिनेटली जानते होंगे। यदि डेफिनेटली मेरे वीडियो आप रेगुलर बेसिस पर देख रहे हैं तो इनके थ्रू आप मुझे डिफरेंट चैनल्स पर फेसबुक वगैरह पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो इनके थ्रू आप डेफिनेटली ज्वाइन करिए और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा आपको, आपका कितना स्कोर आया। अपना स्कोर प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा और उसके बाद में आपको अपना फीडबैक इस पर दूंगा। तो आखिरी में मैं यही कहूँगा कि थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।